Hello everyone, welcome back to Ansarkari and I hope that you all must be doing great. So from today we'll be starting with the series for GS3 economy, and obviously this is going to be firstly focusing upon the conceptual clarity in the context of economy. After that we'll be coming to the practical aspects. So firstly it's important that our basics, the fundamental needs to be strong. So herein we'll be starting with some basic concepts in today's session. So firstly, as you can see in front of you, what is the basic difference between economics and economy? मतलब हम इस term को oftenly we use it as the same term, but there lies a difference between these two. So let's understand that firstly. So economics, it keeps an eye on the actions and the performance of various economic agents, and main objective kya hai, to analyze the economic factors. So it can be then classified into two terms, macroeconomics and microeconomics. So micro and macroeconomics को हम आगे जाके और डिटेल में समझेंगे, बट फॉर द टाइम भी हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है. तो इकोनॉमिक्स हो गया थोड़ा और हम बोल सकते हैं थ्योरेटिकल हो गया, जो हम बुक्स में रीड करते हैं. दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स. जैसे हम रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि माइक्रो इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी कैसे फंक्शन करते हैं, डिफरेंट थ्योरीज क्या क्या है. सो दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स. जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होते हैं एंड ट्रेड ऑफ गुड्स होता है. तो ये सारा हो गया इकोनॉमी का. सो डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट्स फंक्शन कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी में टू कैरी आउट प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. So this is more often, or it is more closer to the social domain that is responsible for stressing the practices that are associated with production and the management of the resources. मतलब अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करें, जो भी प्रैक्टिकली हो रहा है, सो दैट इज इकोनॉमी. मतलब आप इंडियन इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की बात करते हो तो बोलते हो ना इंडियन इकोनॉमी हो गया, या किसी और डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये हो गया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. तो इकोनॉमी में आगे सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स की जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन वाली चीज आ जाती है इकोनॉमी के अंडर. आई होप जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज क्लियर टू यू गाइस नाउ. इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या माइनर डिफरेंस होता है. सो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमी सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन हम देख चुके हैं विद इन अ कंट्री और अ रीजन. किसी भी कंट्री की आप बात करो या कंट्री में भी किसी पर्टिकुलर रीजन की बात करो तो वो हो गया इकोनॉमी. इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उसके पीछे का जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, या जो आप थ्योरी की बात करते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाना चाहिए, तो वो आ जाता है इकोनॉमिक्स के अंडर. एंड then it involves practical application, as I was just stressing upon कि जो practical aspects की application है वो आती है economy में, and economics होता है more of theoretical and जो principles के around चीजें revolve करती है in economy. So snapshot of a particular moment in time होता है economy में. economics में it examines क्या ट्रेंड है, कैसे चेंज हो रहे हैं, पैटर्न्स क्या है. तो मोर ऑफ आप बोल सकते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला भी जो एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में आ जाता है. And economy में it is used in a more practical sense by the policy makers and business leaders. मतलब कि जब business leaders को decision लेते हैं, policy makers they want to obviously decide and formulate a policy. तो उसमें भी आप प्रैक्टिकल इकोनॉमी की बात करोगे कि प्रैक्टिकल इकोनॉमी में कैसे चीजें फंक्शन कर रही हैं, क्या कंसर्न्स हैं एंड क्या रिक्वायर्ड स्टेप्स लिए जाने चाहिए. इकोनॉमिक्स में टिपिकली स्टडीड इन एकेडमिक एंड रिसर्च सेटिंग. सो एज आई जस्ट मेंशन यहाँ पे ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट भी इकोनॉमिक्स में आ जाता है. मतलब जो स्टडी वाला एरिया है वो सारा इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, एंड जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की, प्रिंसिपल्स की, थ्योरीज की वो इकोनॉमी में कवर की जाती है.
सो इकोनॉमिक्स में अगर हम आगे जाके बात करें, ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग in relation to decision making, incentives and resource allocation comes under economics. इकोनॉमी में फोकस ऑन की एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक इकोनॉमिक सिस्टम में, वो भी ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं, अगेन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ गया तो वो हो गया इकोनॉमी के अंडर। आगे सिमिलरली आप इसको रीड कर सकते हो, एंड जैसे इकोनॉमी इट कैन बी डिवाइडेड इनटू मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होती है, कमांड बेस्ड इकोनॉमी होती है, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी भी हम बोलते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी भी होती है, ग्रीन इकोनॉमी इज आल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स में हम देख चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप इसको डिवाइड करके स्टडी करते हैं। सो यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर टेबल एज वेल एंड आपकी और क्लैरिटी क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स मूव टू अनदर सोर्स। सो हम बेसिकली जो हमारी अप्रोच रहने वाली है इन दी GS3 इकोनॉमी सीरीज, दैट इज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे एंड उसको फिर डिफरेंट डायमेंशंस या डिफरेंट सोर्सेस से विल बी कवरिंग दैट अप। मतलब एक बारे में पूरा टॉपिक हम क्लियर कर देंगे, कवर कर देंगे अच्छे से, गोइंग थ्रू ऑल इट्स डायमेंशंस एंड जो भी नुआंसेस हैं। सो सोर्सेज डिफरेंट रहने वाले हैं, हम NCERT भी कवर करने वाले हैं, ऑनलाइन सोर्सेज भी हम लेंगे। सो यहाँ पे भी यू कैन सी कि जो बेसिक इकोनॉमी के बेसिक्स हैं, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी का आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सो डे टू डे लाइफ वी यूज अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, लाइक हम बोलते हैं बहुत, मतलब जो कॉमन लैंग्वेज में हम टर्म्स यूज करते हैं, गुड्स, मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस, इन्फ्लेशन, बैंकिंग। सो दैट ऑब्वियसली these are some of the concepts, but इसके पीछे का क्लैरिटी होना, क्या मीनिंग है इनका इकोनॉमी के सेंस में व्हेन यू आर गोइंग थ्रू GS इकोनॉमी, सो वो क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इकोनॉमिक्स जो है दैट इज स्टडी ऑफ मेकिंग द डिसीजंस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो आई विल कम टू अनदर क्वेश्चन कि हम इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी ही क्यों करते हैं, व्हाई देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड इकोनॉमिक्स, एंड देन ऑब्वियसली विल रिलेट इट कि जब हम बात कर रहे हैं UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो व्हाई डू वी नीड टू स्टडी, या फिर बेसिकली क्यों जरूरत है GS3 इकोनॉमी को स्टडी करने की। तो यहाँ पे हम बेसिकली समझेंगे लिंकेज बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। सो स्टिकिंग हेयर, प्राइमरी एम क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, दैट इज प्रोडक्शन होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का विद द व्यू टू मेक देम अवेलेबल टू द मासेस। सो इसको हम और माइन्यूट डिटेल में डिसाइफर करेंगे पूरे सेंटेंस को थ्रू दी NCERT टेक्स्ट बुक। सो ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं दीज आर परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी ऑब्वियसली, so these are called economic activities. Production of goods and services होता है, so that is obviously आप exchange करते हो goods and services in return for money. So environment that facilitates ये सारी activities जो भी हो रही हैं particular territory में, किसी particular region में, so that is called economy. मतलब economy को आप as such फिजिकल टर्म्स में नहीं डिफाइन कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर टेरिटरी में, जोग्राफिकली इस पर्टिकुलर एरिया को ऑब्वियसली आप फिजिकल टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो, बट इकोनॉमी को गिवन आप ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में रह रहे हो, तो इकोनॉमी को आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया में या मैप पे प्लॉट नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, सो बिफोर मूविंग टू NCERT यहाँ पे दो टर्म्स और समझ लेते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं और बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हम क्या समझते हैं। तो इकोनॉमिक एजेंट्स इट मींस कि जितने भी इंडिविजुअल हैं, पर्संस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहे हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस एज इन बिकॉज वी हैव दिस सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो आपको इसलिए इकोनॉमिक डिसीजंस लेना इंपॉर्टेंट है बिकॉज लिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड या स्कार्स अमाउंट में प्रेजेंट है, बट आपको उनको जो नीड्स हैं वो बहुत ज्यादा है, तो आप किस पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उस पर्टिकुलर रिसोर्स का यूटिलाइज करने वाले हो, सो देयरइन इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू टेक एन इकोनॉमिक डिसीजन। सो ये होते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स, दैट्स अ जनरल टर्म एंड इट्स आल्सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज वेल। सो दे कैन बी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स, दे कैन बी प्रोड्यूसर्स आल्सो, and they may be entities like government, corporations, private entities, banks, NBFCs. So they take different economic decisions, like जब हम banks की बात करें तो we have central bank RBI, so monetary policy committee है,
दे आर टेकिंग द डिसीजन कि रेपो रेट को चेंज किया जाना चाहिए, नहीं किया चेंज करना चाहिए, या वी नीड टू मेंटेन द स्टेटस को। सो वो हो गया एक इकोनॉमिक डिसीजन। सो अगेन जब आप हाउस होल्ड लेवल पे बात करोगे तो आप ये डिसाइड करते हो कि एक पर्टिकुलर मंथ में आप कितना अमाउंट स्पेंड करोगे गिवन कि आपकी इनकम कितनी है। देन अगेन जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया रेपो रेट का, तो हाउ इंटरेस्ट रेट दैट नीड्स टू चेंज एंड हाउ मच यू नीड टू नो डिसाइड कि कितना टैक्स अमाउंट चार्ज किया जाना चाहिए। तो दिस डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। सो दिस आई होप इट इज क्लियर कि इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू वी हैव अंडरस्टूड। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। सो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हम बात करें, प्रोडक्शन होता है जो बेसिक होता है कि प्रोडक्शन करना इंपॉर्टेंट है। कंजम्पशन फिर आप उनको करोगे, प्रोड्यूस होगा तभी आप कंज्यूम कर पाओगे। एंड अगेन प्रोडक्शन को और इंक्रीज करने के लिए आपको अगेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। सो दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। सो ये होती है 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी। ऑब्वियसली ये सब इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। सो अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली दैट वुड आल्सो समवेयर लीड टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। सो ये इस तरीके से इंटर रिलेटेड होते हैं। हम इनकी डिटेल में जाएंगे, प्रॉपर माइन्यूट डिटेल में जाएंगे जितना रिक्वायर्ड है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द डिमांड ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो अगर कंजम्पशन इंक्रीज होती है तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है दैट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग, क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड that is improving, and increase in capital formation is also happening at the same time. So agar there is more consumption, so that is possible। अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब जितनी डिमांड हो रही है गुड्स की, अगर उतना प्रोडक्शन होगा तभी आप कंज्यूम कर पाओगे, राइट। एंड मोर प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल है, अगर मोर कैपिटल फॉर्मेशन इज हैपनिंग। सो ये भी एक बोल सकते हैं एक साइकिल में इंटर रिलेटेड है चीजें। कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा तभी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तभी कंजप्शन भी ज्यादा हो पाएगा। अदरवाइज जब हम बोलते हैं कि देयर इज मोर डिमांड कंपेयर टू द सप्लाई, या हम बोलते हैं there is supply chain disruption, so that leads to inflation, right? Now we'll move on to the NCERT for class 12th. So here we are starting with the NCERT of microeconomics. This is chapter 1. So simple economy के बारे में अगर हम बात करें, again this is also talking about the basic क्लैरिटी जो आपको होनी चाहिए बिफोर यू गो इनटू द थ्योरीज एंड देयर अजम्पशंस। क्या पूरी थ्योरीज बात कर रही हैं, क्या इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं। सो आपको बेसिक क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी नो कि देयर एग्जिस्ट नीड फॉर मेनी गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी पर्टिकुलर इकोनॉमी। नीड बहुत ज्यादा है हमारी, बट जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, वो स्कार्स हैं। एंड individuals they have some amount of only few goods या फिर services। मतलब ऑब्वियसली आपकी जो नीड्स हैं वो आप सारी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो आप अपनी कुछ नीड्स ही सेटिस्फाई कर पाओगे। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल कि आपको कौन सी आपके लिए प्रायोरिटी है, या किससे आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिलेगा, किसकी मैक्सिमम यूटिलिटी है, किसकी मैक्सिमम वी कैन से रिटर्न्स है फॉर एन इंडिविजुअल, एंड अकॉर्डिंगली वेरी करेगा आप किस लेवल पे बात कर रहे हो। So in society it may not have any resource excepting their own labor and services। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझे, सपोज कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी है, वहाँ पे सिर्फ लेबर सर्विसेज एग्जिस्ट करती है एंड और कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो लेबर सर्विसेज एज एन हो गया कि स्किल्ड लेबर की हम बात कर रहे हैं। तो दे कैन अर्न मनी हाउ, बाय प्रोवाइडिंग देयर लेबर सर्विसेज, एंड एक्सचेंज में उनको मनी मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करके अपनी नीड्स सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट। ओके, गिव मी अ मोमेंट। सो वी सी कि each individual can thus use her resources to fulfill the needs। ये हम देख चुके हैं। You can provide your labor services, आपको पैसे मिलेंगे return में of working, of providing your skilled labor, and then you can fulfill your needs। So no individual has unlimited resources compared to their needs। अगर suppose करो हमारी needs जो हैं हम बात कर रहे हैं, they are less than the resources that we have। तो do you think कि हमें इकोनॉमी स्टडी करने की जरूरत है?
अगर हमारे पास रिसोर्सेज ही इतने ज्यादा हैं कि हमारी सारी नीड सेटिस्फाई हम कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि रिसोर्स स्कैर्सिटी नहीं है। आपको चॉइस नहीं लेनी पड़ेगी कि आपको कौन सी नीड सेटिस्फाई करनी है, कौन सी नहीं करनी, विच वन यू आर गोइंग टू लीव। बट रियलिटी में डू यू थिंक कि दिस इज द रियलिटी, या इसका ऑपोजिट रियलिटी है? ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट इज द रियलिटी, and that is why we have to study economy or economics, you can say, right? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं रेज कर रही थी कि why do we actually have to study economics, क्यों जरूरत है, नीड किस लिए है? तो this is the reason, because we have scarce and limited resources. Our needs are more than the amount of resources that we have. That's why it becomes important to study economics, because then economics में आप ये समझते हो, या ये आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, डिसाइफर किया जाता है कि बेस्ट डिसीजन आप कैसे लोगे, हाउ यू आर गोइंग टू चूज द बेस्ट, एंड यू आर नॉट गोइंग टू फॉल्टर, या आप किसी कोई रिस्क डिसीजन नहीं लेने वाले हो। सो दैट इज द थिंग। सो मूविंग फॉरवर्ड, इसीलिए इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि आपको चॉइस एक डिसाइड करनी पड़ती है। यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। सो you can have like more of a good and services only by giving up some amount of other goods and services, because needs आपकी ज्यादा हैं, या आप बोल सकते हो needs के बाद आ जाता है greeds। तो आपको चॉइस करना important हो जाता है कि आप किस चीज को पीछे छोड़ने वाले हो, एंड कहाँ पे आप अपनी नीड सेटिस्फाई करने वाले हो। तो इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। So the cost of foregoing and best alternative that you have in front of you, that is the opportunity cost. So दो चीजों के बीच में choice करना, whether you are going to this, take up this one or this one. So that's called the opportunity cost of sacrificing, कि आप दूसरी need को fulfill नहीं कर पाओगे तो वो आपके लिए cost हो गया। सो वी हैव स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये हम जब से बात कर रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो आप उनको बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे फुलफिल करोगे अपनी नीड्स, गिवन आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप लिमिटेड चॉइसेस ही फुलफिल कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से आप इनको सेटिस्फाई करने वाले हो। ऑल राइट, सो इसको समझने के लिए दैट्स व्हाई अगेन this is the second point, why do we study economics? So there has to be some compatibility also. Now obviously जब हम बात करें सोसाइटी लेवल पे, सोसाइटी इज सो बिग, देन आप रीजनल लेवल की बात करोगे, तब आप नेशनल लेवल की बात करोगे, एंड देन ऑब्वियसली ग्लोबल लेवल या इंटरनेशनल लेवल की बात करोगे। तो यू वुड बी सीइंग कि एक डिलेमा आ जाता है कि देयर आर सो मेनी पीपल, हर एक इंसान की अलग नीड है, हर एक इंसान अलग चॉइस मेक करना चाहेगा। तो अब आप कैसे इंश्योर करोगे कि जो प्रोडक्शन डिसीजंस हैं एंड जो लोगों के कंजम्पशन डिसीजंस हैं उसमें कैसे कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, वो कैसे लिंक्ड होने चाहिए। तो अगेन ये आगे जाके चीजें ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब आप इतने बड़े लेवल की बात कर रहे हो। सो दिस बिकम्स द थर्ड रीजन कि सो एज टू इंश्योर कंपैटिबिलिटी, कि व्हाट पीपल इन सोसाइटी दे कलेक्टिवली वांट, उनकी नीड क्या है, एंड व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग, वो आप कैसे डिसाइड करोगे। सो कंपैटिबिलिटी के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस, टू डिसाइफर इट, दिस इज द थर्ड रीजन व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। ऑल राइट, देन आगे आ जाता है फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ कैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, जो रिसोर्सेज आपने प्रोड्यूस किए उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सो दैट इक्वालिटी रहे सोसाइटी में जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ऑफ द रिसोर्सेज। तो जो प्रोड्यूस किया, या जहाँ मतलब हम बात करते हैं इनकम इनइक्वालिटीज इंक्रीजिंग इन इंडिया, तो अगेन ये इनइक्वालिटी वाला एलिमेंट कैसे कम हो, सो दैट हर एक लेवल पे देयर इज इक्वालिटी। So again, ये important हो जाता है। After the production, this is the second question that needs to be addressed. So allocation of जो limited resources हैं and distribution of जो final goods produce किए जा रहे हैं, ये economics की basic problems है जो हम face करते हैं। So now coming to central problems economy की क्या है?
पहला तो ऑब्वियसली स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हमें चॉइस मेक करना इम्पोर्टेंट है। सो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाता है, दिस इज वन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। देन आप स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे यूज करोगे, दिस इज अनदर सेंट्रल प्रॉब्लम। तो तीन मेन क्वेश्चंस हैं, ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर whom। तो मतलब कि कैसे आप प्रोड्यूस करोगे, क्या मेथड होगा ऑफ प्रोडक्शन, एंड कितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करोगे, ये है पहली सेंट्रल प्रॉब्लम। नाउ कैसे आप प्रोड्यूस करोगे किसी गुड्स एंड सर्विसेज को, या तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूटिलाइज कर सकते हो, या आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को अडॉप्ट कर सकते हो, और उसकी एप्लीकेशन से आप गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। ये हो गया पहला फंडामेंटल क्वेश्चन या सेंट्रल प्रॉब्लम। दूसरे पे आप कैसे, हाउ these goods are produced। so यहाँ पे अगेन मोर मशीन्स एंड लेबर की जो मैं बात कर रही थी, तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा गुड प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, पहले आप वो डिसाइड करोगे, क्योंकि हमने बात करी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। उसके बाद बात करते हैं कि कैसे आप उन गुड्स को प्रोड्यूस करोगे। एंड तीसरा फंडामेंटल प्रॉब्लम जो आता है कि किन लोगों के लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो हाउ मच ऑफ दीज गुड्स दे आर प्रोड्यूस्ड एंड हु गेट्स मोर, किसको ज्यादा मिलना चाहिए, किसको कम गुड्स मिलने चाहिए, अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन आ जाता है। सो एलोकेशन of scarce resources, the distribution of the final goods and services is the central problem of an economy. All right, I hope कि यहाँ तक जो भी हमने basics discuss किया that is clear to all of you, and if you have any doubts you can leave that in the comment section. Now moving to production possibility frontier, so ये topic यहाँ बीच में ही आ गया, although we are covering the basics, but let's understand this thing, this is not a task to understand and it is somewhere related। हमने central problems की बात करी, 3 central problems हमने discuss करी। हमने पहले बात करी कि economy और economics में क्या difference होता है, उसके बाद हम आए कि इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर दैट। थर्डली हमने बात करी सेंट्रल प्रॉब्लम्स की। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, मतलब यहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं जो डिलेमा एग्जिस्ट करती है उसके बारे में ही बात करेंगे। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को समझते हैं। जैसे कि नेम से ही क्लियर है बिफोर गोइंग फॉरवर्ड कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, अगर आप नाम को ही डीकंस्ट्रक्ट करके समझोगे कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो द मीनिंग विल बी वेरी क्लियर टू यू। समझते कि प्रोडक्शन वो बोल रहे हैं, 3 टर्म्स यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन, पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर। अगर हम सिर्फ पहली 2 टर्म्स का मतलब समझें तो प्रोडक्शन की बात की जा रही है, तो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करोगे। प्रोडक्शन में 2 क्वेश्चन होते हैं, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाएंगे। एंड पॉसिबिलिटी मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि आपको बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि रियल लाइफ में सिर्फ एक ही गुड या एक ही सर्विस अवेलेबल है, देयर आर मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो उसमें भी कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करोगे, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने कॉम्बिनेशंस हैं जो आप पॉसिबली प्रोड्यूस कर सकते हो। तो वो हम यहाँ पे बात करते हैं अंडर द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। और फ्रंटियर, जब आप पॉसिबल जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उनको किसी ग्राफ पे प्लॉट करोगे, तो जो ग्राफ की शेप है दैट लुक्स लाइक समवॉट लाइक दिस, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का एक फ्रंटियर हमें मिल जाता है। हमें पता चल जाता है कि कितने हमारे पास पॉसिबली कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स हैं जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन थिंग कि scarce resources they have alternative usages, obviously that's true, and every society they have to decide कि कितना आप प्रोड्यूस करने वाले हो, एंड आप उसको फिर आगे फर्दर जाके कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एलोकेट करोगे। तो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं किसी भी गुड्स या सर्विसेज के जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा प्रोड्यूस करने वाले हो, बट पहले आप यही डिसाइड करोगे, यही डिसाइफर करोगे कि कितने आप प्रोड्यूस कर सकते हो, कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं ऑफ द कलेक्शन, आप उसको बोलते हो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, एक आपके पास आ जाता है, बिकॉज आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट इन अ कलेक्टिव मैनर। सो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया है, सपोज यू हैव अ चॉइस टू मेक बिटवीन कि कितना क्वांटिटी ऑफ कॉर्न आप प्रोड्यूस करोगे, कितना कॉटन आप प्रोड्यूस करना चाहोगे। तो यहाँ पे भी
ऑब्वियसली रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड है, लिमिटेड लैंड एग्जिस्ट करता है, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर है, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ सीड हमारे पास अवेलेबल है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ लेबर एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए आप चूज करोगे कि कितना कॉर्न आप प्रोड्यूस करोगे। सपोज मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे जो दे रखा है कॉटन प्रोड्यूस किया जा सकता है, या तो आप दो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज है, या तो सारे रिसोर्सेज आप लगा दो कॉटन प्रोड्यूस करने में, तो आप कॉर्न कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे, तो इसलिए कॉर्न 0 हो गया, कॉटन मैक्सिमम 10 हो गया। दूसरी एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है, या तो आप कॉटन बिल्कुल भी नहीं प्रोड्यूस करोगे, सारे रिसोर्सेज आप यूटिलाइज करोगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न, सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉर्न दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इज 4, एंड देन बीच में आप रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज जाएंगे कॉर्न के लिए, कुछ रिसोर्सेज जाएंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, सो वहां पे भी आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। सो यहाँ पे टोटल वी हैव A B C D E, these are the possibility combinations that we have, all right, and A B C D E जितने पॉसिबल ऑप्शंस हमारे पास हैं वो हमने ग्राफ पे प्लॉट किए, तो वी गेट दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सो कोई भी पॉइंट ना, हम इसको थोड़ा और टेक्निकल सेंस में समझेंगे, कोई भी पॉइंट जो या तो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ऊपर प्लॉट किया गया है, जैसे हमारे पास ये 5 पॉइंट्स हैं, या फिर कोई पॉइंट सपोज करो यहाँ पे लाई कर रहा है, अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्न एंड कॉटन, जो हमने एग्जांपल लिया, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द इकोनॉमीज रिसोर्सेज, मतलब ये पॉसिबिलिटी है या तो जो कॉम्बिनेशंस बिलो द कर्व हैं या जो ऑन द कर्व हैं, वो इट इज पॉसिबल कि आप उनको प्रोड्यूस कर सकते हो गिवन द रिसोर्सेज दैट यू हैव। सो the curve, it gives the maximum amount of the corn that can be produced in the economy for any given amount of cotton and vice versa. So this curve, so इसको हम बोलते हैं production possibility, and this curve is called the frontier. All right. तो अगर हम E point की बात करें तो ये बात कर रहा है मैक्सिमम या जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे आपने लगा दिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न, एंड यहाँ पे आप 0 कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हो। All right. So जो पॉइंट लाई करते हैं स्ट्रिक्टली बिलो द कर्व, so it is somewhere also showing कि जो कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस किया गया, दैट इज इन अ वे either it is under employing or it is wasting the resources. So जो points या जो combinations on the graph हैं, they are plotted on the graph, वहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं, रिसोर्सेज आप वेस्ट कर रहे हो, बट जो केस है ऑफ बिलो द कर्व, दैट इज समवेयर टॉकिंग अबाउट कि अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रहा है और एफिशिएंट तरीके से आप उनको प्रोड्यूस कर सकते हो। ऑलराइट, एंड जब हम बात करते हैं कि सपोज कोई कॉम्बिनेशन अबव द कर्व है, मतलब कर्व के बियॉन्ड, फ्रंटियर के बियॉन्ड है कोई पॉइंट, कोई कॉम्बिनेशन, सो ये शो करता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस, जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आप इसको नहीं प्रोड्यूस कर सकते क्योंकि इट इज गोइंग बियॉन्ड द फ्रंटियर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपके पास जितनी भी ऑप्शंस हैं, सपोज आपके पास ये 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको एक चूज करना है, आपने चूज किया पॉइंट सी, तो जितने भी आपने अब छोड़ दिए, बिकॉज आप एक ही डिसीजन में आप एक ही चीज को प्रोड्यूस कर सकते हो, एक ही चॉइस के साथ आप जा सकते हो, तो ए बी डी और ई हो गई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज आप यू आर फोरगोइंग दैट in order to fulfill your need number C. So you need to make a choice. That is something very important, and obviously choice make करना, decide करना बहुत डिफिकल्ट है, तो उसके बेसिस के ऊपर ही पूरी इकोनॉमी है हमारे पास। सो अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। सो दो तरीके आप इकोनॉमिक एक्ट, जो हमने अभी प्रॉब्लम्स ऊपर डिस्कस किए, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी, वो आप अब हम ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हमें पता चल गई क्या प्रॉब्लम्स है, अब हम आएंगे कि हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्या डिसीजंस हम ले सकते हैं कि वो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकें। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप कंप्लीटली मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दो, आप कुछ नहीं करोगे, जो मार्केट फोर्सेस है, डिमांड और सप्लाई, उनके फ्री इंटरैक्शन से जो भी डिसीजन निकलेगा एक उसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी, या आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे, गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग कि कैसे वी नीड टू गो फॉरवर्ड, हाउ वी नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट रोल आ जाता है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट वुड बी टेकिंग इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। ऑलराइट, फ्री इंटरैक्शन में दैट इज नॉट गारंटीड, बट अगेन दोनों के अपने पॉजिटिव्स हैं, दोनों के नेगेटिव हैं। सो अगर हम बात करें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की, दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी आल्सो। सो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्रॉम द नेम ओनली इट इज क्लियर कि हम बात कर रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी
is at the forefront. So government डिसीजंस लेती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, स्कीम्स बनाती है कि कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाना चाहिए, कौन बेनिफिशरीज होंगे, किस तरीके के उनके लिए बेनिफिट्स रहेंगे. सो यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है पर्टिकुलर एलोकेशन, मतलब किस तरीके से एलोकेशन किया जाना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है. एंड जो एलोकेशन होगा, जो बेनिफिट्स आएंगे, जो आउटकम्स होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे, दैट नीड्स टू बी डिजायरेबल फॉर द सोसाइटी ऑल्सो. लाइक हम बात करते हैं एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की अगर हम दोनों की बात करें, तो जब हमें ऐसा फील होता है, जब हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की, सपोज ऑब्वियसली हेल्थ सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, दोनों में वी हैव पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. हमारे पास पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज भी. हेल्थ सेक्टर में भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स है, वो भी हैं. तो ऐसा क्यों है, मतलब दोनों सेक्टर्स क्यों है? जब हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो गवर्नमेंट सेक्टर की क्या जरूरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर डालता है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज. तो इसलिए वी आर सीइंग कि जो पब्लिक सेक्टर की जो प्रेजेंस है, व्हाई दैट इज नीडेड हियर इज क्योंकि वी कांट रिलाई ऑन द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, बिकॉज कहीं ना कहीं उसकी जो कॉस्ट है दैट इज हाई. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पुअर सेक्शन, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, दे कांट पे सच अ हाई कॉस्ट. या फिर आप बात करो इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ दीज एजुकेशनल एंड द हेल्थ सर्विसेज, तो दैट इज ऑल्सो नॉट रीचिंग द फार एंड द रिमोट एरियाज. तो इसलिए पब्लिक सेक्टर का इंपॉर्टेंस हो जाता है. प्लस जो मेन मोटिव है, द प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या है? और टू अर्न प्रॉफिट्स. तो दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द पुअर सेक्शन और द बैकवर्ड सेक्शन. बट पब्लिक सेक्टर की बात करें तो देयर मेन मोटिव इज वेलफेयर. सो इवन फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव पब्लिक सेक्टर की प्रेजेंस होना इज इम्पोर्टेंट. एंड जहाँ पे हमें गैप दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ कितने गुड्स अवेलेबल होने चाहिए, सर्विसेज कहाँ तक एक्सेसिबल होनी चाहिए, क्वालिटी क्या है, कॉस्ट क्या है, तो उसको फुलफिल करने के लिए, गैप को फुलफिल करने के लिए पब्लिक सेक्टर का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है इन ऑर्डर टू अचीव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. सो इक्विटी के लिए, इक्वालिटी के लिए पब्लिक सेक्टर इज देयर. कमिंग टू द सेकंड सोल्यूशन जो हम बात कर रहे थे कि फ्री मार्केट फोर्सेस पे आप छोड़ दो एंड जो डिसीजंस निकलेंगे विद द इंटरैक्शन ऑफ दोस फोर्सेस दे वुड ऑफर द सोल्यूशन. सो उसको हम बोलते हैं मार्केट बेस्ड इकोनॉमी. मार्केट में मार्केट फंक्शन करेगी, मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई. किसी पर्टिकुलर गुड की कंज्यूमर्स कितना डिमांड करते हैं, प्रोड्यूसर्स कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड द सप्लाई प्राइसेस डिसाइड होते हैं मार्केट में, एंड then we get the solution. तो freely exchange of goods and services होता है. It is imperative, it is important कि there is coordination in the activities. ये हमने starting में भी देखा, coordination की कितना, कौन सा गुड प्रोड्यूस होना चाहिए, कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होना चाहिए, एंड कितनी उसकी डिमांड है. सो इसलिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. वरना अगर आप सोचो कि सपोज किसी पर्टिकुलर गुड की डिमांड ही नहीं है और हम उसको प्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं, रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है, तो वो तो वेस्ट हो गए, उसको तो कोई डिमांड ही नहीं है उस पर्टिकुलर गुड या किसी पर्टिकुलर सर्विसेज की. तो इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो सिंस वी वर सीइंग कि ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस डिसाइड हो जाता है, तो सोसाइटी प्राइस से हमें क्या पता चलता है कि सोसाइटी किसी पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज को कितना वैल्यू करती है. प्राइस ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू भी ज्यादा है. वैल्यू ज्यादा क्यों हो सकती है? या तो उसका सप्लाई कम है, या फिर उसकी जो यूटिलिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, वो भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उसकी वैल्यू भी ज्यादा है. सो प्राइस के थ्रू हमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सोसाइटल लेवल पे सभी इंडिविजुअल्स को कि किसी पर्टिकुलर रिसोर्स की बेसिकली कितनी वैल्यू है, एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इस तरीके से इट कैन हेल्प आउट. अगर सपोज किसी पर्टिकुलर गुड का प्राइस बहुत ज्यादा है तो हम उसका वेस्टेज कम करेंगे, राइट. तो अगेन स्कैर्सिटी वाली प्रॉब्लम यही है कि हमें उसका वेस्टेज अगर हम कम कर रहे हैं, या हम उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वो इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है. सो कोऑर्डिनेशन इज इम्पोर्टेंट. सो अगर अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की. सी हम नहीं बोल सकते हैं कि कंप्लीटली या तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इंडिया है या कंप्लीटली मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है इंडिया. दोनों का मिक्स्ड है. सो इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे दोनों फंक्शन कर रहे हैं, एंड दे आर प्रोवाइडिंग अस द सॉल्यूशन टू द सेंट्रल प्रॉब्लम्स.
बट यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में बस डिफरेंस इतना है कि गवर्नमेंट का कितना रोल है, मतलब एक्सटेंट ऑफ रोल में डिफरेंस आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर का कितना एक्सटेंट ऑफ रोल है किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी में, एंड पब्लिक सेक्टर का। सो कंप्लीटली, या फिर अगर हम एक्सट्रीम एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो सपोज मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में वी हैव यूएसए द वन एक्सट्रीम, एंड देन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में अगर हम एक्सट्रीम एग्जांपल ले तो दैट इज चाइना, बट इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. So herein government it plays major role in planning the economic activities. Like अगर हम post independence की बात करें तो we followed the planned economy, we had 5-year plans, and that's how the government's role becomes important, because again उस टाइम पे obviously we were not that developed, so इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है. जो पोअर सेक्शन है इंडिया में, ऑब्वियसली पॉवर्टी बहुत हाई लेवल की थी उस टाइम पे, सो गवर्नमेंट नीड्स टू इंश्योर कि पोअर सेक्शन के इंटरेस्ट भी हैम्पर ना हो. नाउ कमिंग टू पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है. So positive and normative economics basically it analyzes different mechanisms जो exist करते हैं and figure out कि outcomes क्या हो सकते हैं, क्या result हो सकते हैं, and वो जो outcomes हमारे पास हैं वो कितने desirable हैं. तो एक्चुअली दोनों से हमें यही निकल के आता है. सो अगर हम इन दोनों की डिफरेंस की बात करें तो पॉजिटिव जो इकोनॉमिक्स है दैट इज बेसिकली एग्जामिनिंग, या वो एनालाइज ये चीज कर रही है कि हाउ डिफरेंट मैकेनिज्म्स दे आर फंक्शनिंग, मतलब जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मैकेनिज्म्स हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं. मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एस्पेक्ट की, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फोकस करता है या इट इज ऑल अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट. एंड जो नॉर्मेटिव है देयर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो मैकेनिज्म्स हैं, जो जैसे वो फंक्शन कर रहे हैं, क्या वो डिजायरेबल है या नहीं. तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इंटरलिंक्ड हैं, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. आप इन दोनों को सेपरेटली नहीं देख सकते हो, या आप इन दोनों को नहीं बोल सकते हो कि यू विल बी फेवरिंग ओनली वन थिंग. तो चीजें फंक्शन नहीं होंगी, मतलब द थिंग्स वुड नॉट बी कंप्लीट इन इटसेल्फ. सो दोनों का फंक्शन करना इंपॉर्टेंट है, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना. Now we coming to microeconomics, macroeconomics. So name से it is clear, microeconomics में micro level पे हम बात कर रहे हैं, like household level पे आप बात करोगे, individual level पे आप बात करोगे, behavior of individual को समझने की कोशिश करोगे, economic agents कैसे decisions ले रहे हैं उसको आप समझोगे, कैसे प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिसाइड कर रहे हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मतलब बड़ा, तो मैक्रो मीन्स पूरी इकोनॉमी की आप बात कर रहे हो. मतलब आप इन अ वे यू आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट मेजर्स, मतलब हम जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात करें तो ऑल इंडिया लेवल पे कितना एग्रीगेट डिमांड है, कितना एग्रीगेट प्रोडक्शन हो रहा है, कितना एग्रीगेट आउटपुट है, तो दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसको हम और डिटेल में आगे जाके लेंगे. सो इतना अभी यहाँ पे मेंशन्ड है. सो we'll just restrict ourselves to this much, and as we move forward things will be much more clear. तो जो important terms आज हमने समझी, that is one is opportunity cost, centrally planned economy, normative analysis हमने समझा, macro economics, micro, positive analysis, mixed economy क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज के बारे में हमने समझा, और जो बेसिक क्वेश्चंस थे बेसिकली मार्केट क्या होती है, प्रोडक्शन क्या होता है, इसको हम और डिटेल में लेंगे आगे. एंड जो बेसिक क्वेश्चंस थे अगेन इकोनॉमिक्स इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, दैट इज क्लियर. सेकेंडली क्यों हमें जरूरत है इकोनॉमी को रीड करने की, या सब्जेक्ट ही क्यों एग्जिस्ट करता है इकोनॉमी. थर्डली हमने फिर आगे जाके और जो टॉपिक्स थे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती हैं, एंड देन हमने समझा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, कि उसको समझा जाता है. सोल्यूशंस की हमने बात करी, जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, उसके बाद उसको ऑब्वियसली हमें सोल्यूशन भी चाहिए, तो सोल्यूशन के लिए अगेन द सब्जेक्ट बिकम्स इम्पोर्टेंट. सो आई होप कि द सेशन helped you in terms of clearing the basic things about economics, and obviously as a fundamental it is very important to be clear on all these different dimensions. And we'll be moving forward, so we'll be covering different sources. We have covered chapter number 1 of microeconomics NCERT class 12 today, and other internet sources I'll be obviously incorporating them as well. So that's all, and stay tuned to Answer Kyari, and we'll be obviously uploading these series on regular basis. So stay consistent, complete them. And if you have any doubt, you can again get back to us. You can comment or you can leave your doubts in the email as well. So do subscribe to the channel and also like this video. And thank you so much.